अरे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाए और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके बीएड के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को जल्दी से एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आंसर कीजिएगा सभी लोग। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, जहां तक हम लोगों ने कल किया था उसी के आगे की चीजों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग बारी बारी से यहाँ पर देखेंगे। तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए बताइएगा, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चलचित्र के क्षेत्र में? बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा। तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको पता है नॉर्मन बोरलॉग की अगर हम लोग बात करें, आपने नाम सुना होगा किसका? नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा। नॉर्मन बोरलॉग जो है तो ये विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और अगर हम लोग राष्ट्रीय हरित क्रांति की बात करेंगे तो आप आंसर करोगे MS स्वामीनाथन को। ठीक है, विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। और स्वामीनाथन को भी क्या किया गया था? तो भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था जिसमें स्वामीनाथन भी थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो बोरलॉग का संबंध किससे है? तो अगर हम लोग बात करेंगे कृषि से तो क्या हो जाएगा? तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में? कृषि, विज्ञान, साहित्य या फिर चलचित्र? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, नॉर्मन बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और स्वामीनाथन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा। तो ओजोन परत के प्रति सुरक्षा के उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं? तो ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन जो परत है, ये जो ओजोन परत है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो ये समताप मंडल में देखने को मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर? तो ओजोन परत समताप मंडल में देखने को मिलेगी। और सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत समताप मंडल में मिलती है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या आपका हो जाएगा डी हो जाएगा 16 सितंबर को। ठीक है, कब? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? बताइएगा। मुंडकोपनिषद, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? बताएंगे क्या हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको कल वाले क्लास की भी पीडीएफ मैंने वहां पर दे दी थी। वहां पर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा था और आज की भी पीडीएफ आपको इस क्लास के बाद वहां पर मिल जाएगी। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो आंसर कर दोगे आप लोग कहाँ से? तो मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। सत्य की विजय होती है। यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को अपना सद्भावना राजदूत? तो ये पुराना प्रश्न है, तो इतना पुराना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको करंट अफेयर के प्रश्न पढ़ना चाहिए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण जाएगा। तो ये काफी पुराना प्रश्न है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ाएंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। ये प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूं। बताइएगा, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय, पहली ओपन यूनिवर्सिटी कहां पर जो है खुली थी, स्थापित हुई थी? कोलकाता में, मद्रास में, नई दिल्ली में या फिर हैदराबाद में? क्या हो जाएगा? भारत में पहली ओपन यूनिवर्सिटी अगर हम लोग बात करेंगे, पहला मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, हैदराबाद में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इस मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। मैंने आप लोगों को कराया है ये प्रश्न। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये प्रश्न कराया है। आप लोग बताइएगा कि भारत में जो पहला मुक्त विश्वविद्यालय, पहली ओपन यूनिवर्सिटी जो है, जो हैदराबाद में खुल रही है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया। निम्नलिखित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सबसे अंत में द्वितीय विश्व युद्ध में किसने आत्मसमर्पण किया था? अगर हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये आपका चल रहा है कब से? 1939 से लेकर के 1945 तक चल रहा है। और द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कौन करेगा? तो आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? आप ए आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? तो जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान ने सबसे बाद में, ठीक है, समर्पण किया। ठीक है, जापान में अगर हम लोग बात करें तो जापान में आपको पता है जापान के दो देश हैं, सॉरी 2 शहर हैं। कौन कौन से? जापान के 2 शहर हैं, एक है हिरोशिमा और एक है नागासाकी। इन दोनों पर क्या किया जाएगा? हिरोशिमा और
नागासाकी पर, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिया जाएगा, जिसके बाद जापान मजबूर हो जाएगा आत्मसमर्पण करने के लिए। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जापान ने सबसे बाद में आत्मसमर्पण किया। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताएंगे? बिहू अगर हम लोग बात करें तो असम से, असम होगा, बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, बिहू नृत्य अगर हम लोग बात करें कई बार हम लोग कर चुके हैं, तो आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे असम। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बिहू नृत्य जो है ये असम से संबंधित है। असम में आपको काजीरंगा और मानस भी याद रखना है। ठीक है, असम में आपको क्या करना है? तो असम में आपको काजीरंगा और मानस भी याद रखना है, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। असम में आपको सत्रिया, ठीक है, क्या क्या याद रखना है? देखो, असम में अगर हम लोग बात करें तो आपको काजीरंगा याद रखना है। ठीक है, काजीरंगा और मानस याद रखना है एक सींग वाले गैंडों के लिए। साथ ही साथ आपको सत्रिया नृत्य याद रखना है। सत्रिया नृत्य जो है वो भी असम से है। साथ ही साथ असम में आपको माजुली द्वीप भी याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर? असम में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे, 78वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो 2001 की जनगणना की बात करेंगे तो 2001 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग 2011 की बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो किसकी? तो बिहार की हो जाएगी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम अगर आपसे बोले, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर आपसे बोले तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। ठीक, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं बताइएगा? 14 नवंबर को, 5 जून को, 1 अप्रैल को, 11 जुलाई को। क्या हो जाएगा बताइएगा? 79वें प्रश्न की बात करेंगे। सारे के सारे प्रश्न बीएड में पूछे गए। ठीक है, जितने प्रश्न करा रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न बीएड के एग्जाम में पूछे गए। बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न की बात करेंगे। देखो, 5 जून की बात, 5 जून तो आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्यावरण दिवस आपसे पूछ रहा है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, 14 नवंबर को अगर हम लोग बात करें तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, और जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे 14 नवंबर को, ठीक है, क्या करते हैं? तो मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो मधुमेह दिवस मनाते हैं और बाल दिवस मनाते हैं 14 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल की बात करेंगे, 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई की बात करेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या बताएगा? सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। 8 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क, सभी आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या फिर सभी व्यक्तियों को शिक्षा उपलब्ध कराना। तो अगर हम लोग सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, ठीक है, किसकी? अगर हम लोग सर्व शिक्षा अभियान की बात कर लें तो देखो, सर्व शिक्षा अभियान जो है, तो अगर हम लोग बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान में, तो 86वां संशोधन आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा? तो 86वां संशोधन है 2002, और इस संशोधन के द्वारा अगर हम लोग बात करें कहाँ पर? तो अनुच्छेद 21 का में। ठीक है, कहाँ पर? तो अनुच्छेद 21 का में क्या किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये जो शिक्षा का अधिकार है ये किसके लिए? तो आप आंसर कर दोगे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कस्तूरबा बालिका योजना जो है ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, या फिर राजस्थान सरकार की? कस्तूरबा बालिका योजना अगर हम लोग बात करें तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 81वें प्रश्न का आंसर करना है। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे आप लोग केंद्र सरकार की योजना। ठीक है, कस्तूरबा बालिका योजना जो है ये किसकी? तो ये केंद्र सरकार की योजना है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग बाद में जुड़े हैं और जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चैट बॉक्स में आपको उसका लिंक दिख रहा है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करेंगे। ठीक है, किसकी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करेंगे हम लोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से, रोजगार से, अन्न उत्पादन से, या फिर शिक्षा से? क्या हो जाएगा? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, किससे? शिक्षा से संबंधित है। आप लोग बीएड कर रहे हैं तो आप लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे जरूर पढ़ेंगे, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस वर्ष आया था। ठीक है, तो आप लोग बीएड कर रहे हैं तो आप लोगों ने आप लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में आप लोग बीएड में पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है क्या है, कब आया था, तो ये आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे। ठीक है, भारत में पहला, अब पहला है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा।
भारत में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका नाम क्या है बताइएगा तो क्या हो जाएगा। तो अगर वो लोग बात करेंगे भारत में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, भारत में पहला परमाणु जो रिएक्टर है तो उसका नाम क्या था। तो अप्सरा है, पूर्णिमा है, कामिनी है, आर्यभट्ट है, बताएंगे। तो भारत में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका नाम क्या है। सारे प्रश्न आप देखोगे तो सारे के सारे प्रश्न जो है बीएड के एग्जाम में पूछेगा, और ये ऐसे प्रश्न है ना, ये ऐसे प्रश्न है, ये मत देखो कि ये 2008 में पूछा गया, ये ऐसे प्रश्न है ना जो कई बार दोहराए गए, ठीक है, कई बार 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 दोहराएंगे। तो भारत में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इसका नाम क्या हो जाएगा। तो आप आंसर क्या कर दोगे, अप्सरा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 83वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, अप्सरा कर दोगे, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला, ठीक है। अब ये पहली भारतीय मूल की महिला है तो आपके लिए अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएंगी, बताइएगा। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है। पंजाब से है, हरियाणा से है, दिल्ली से है या फिर उत्तर प्रदेश। 84वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। तो आंसर कर दोगे आप। देखो जो पहली महिला थी वो कौन थी, तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली, अगर हम लोग बात करें, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अंतरिक्ष में अगर हम लोग बात करें तो अंतरिक्ष में जो जाने वाली पहली महिला है वो है कल्पना चावला, ठीक है। कौन है, तो कल्पना चावला है पहली महिला, कल्पना चावला। और 2003 में अगर हम लोग बात करें तो अंतरिक्ष यान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये किस राज्य से है, क्या आंसर कर दोगे। तो कल्पना चावला जी की अगर हम लोग बात करेंगे, 84वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। कहां से, तो हरियाणा से, ठीक है। कहां से, हरियाणा से। रामायण के रचयिता कौन है, ठीक है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था, लास्ट ईयर पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था। बहुत सारे लोगों को रामायण के रचयिता का नाम नहीं पता था। साथ ही साथ याद रखिएगा, हिंदी में आपसे खूब पूछता है कि रचयिता कैसे लिखते हैं, तो ये भी देख लो भाई। बहुत सारे लोग हैं जो रचयिता सही से नहीं लिख पाते हैं तो गलत करके चले जाते हैं। तो ये भी पूछा गया है कि रचयिता कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा गया। रामायण के लेखक तो कौन हो जाएंगे, तुलसीदास, दंडी, भास या फिर वाल्मीकि। क्या आंसर कर दोगे। तो बहुत सारे लोग तुलसीदास कर देते हैं, भैया तुलसीदास नहीं होंगे, रामायण के कौन हो जाएंगे, वाल्मीकि हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, तो वाल्मीकि हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दिएगा, वाल्मीकि हो जाएगी, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, देखो ये प्रश्न भी पूछा गया। पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है, ठीक है। कौन सी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है अनटू द लास्ट। इसके लेखक कौन है, तो बोरिस येल्त्सिन है, जॉन रस्किन है, रस्किन बॉन्ड है या फिर पुस्किन है। 86वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा बताइएगा। 86वें प्रश्न की बात करेंगे तो आंसर कर दोगे किसको, जॉन रस्किन को कर दोगे। रस्किन बॉन्ड मत कर दो, हॉलीवुड में मत चले जाओ, ठीक है। जेम्स बॉन्ड और रस्किन बॉन्ड मत चले जाओ, क्या हो जाएगा, जॉन रस्किन हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, जॉन रस्किन हो जाएगा, ठीक है। और गांधी जी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी, आपसे पूछा जाता है गांधी जी किससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, तो जॉन रस्किन से, और इनकी पुस्तक अनटू द लास्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो जो अहिंसा वाला गांधी जी का सिद्धांत है, जियो और जीनो दो, तो वो यहीं से है, ठीक है। चलिए दक्षेस का 15वां, तो 15वां आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। 15वां आपसे नहीं पूछेगा, वो ये बहुत पुराना प्रश्न है तो इसको आप छोड़ दीजिए। हालांकि आप दक्षेस की स्थापना तो हुई थी 1985 में, और इनका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, ठीक है। और पहला सम्मेलन कल भी हम लोगों ने बात की थी, जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था ढाका में, ठीक है। और आपको एक चीज और याद रखनी है, दक्षेस के संदर्भ में इसके सदस्य देश कौन है। तो अगर आपको पता है कि सदस्य देश कौन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको सदस्य देश नहीं पता है, नहीं याद है, तो इस सेशन के खत्म होने के बाद आप सबसे पहला काम करेंगे कि सार्क के दक्षेस के जो सदस्य देश हैं उनको आप सर्च करेंगे, उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और उनको याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो सार्क के आप सदस्य देश जरूर याद कर लीजिएगा। ओलंपिक खेल, ओलंपिक 2008 बहुत ही पुराना प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अब ये तो नहीं पूछाएगा, इतना पुराना तो नहीं पूछाएगा, हालांकि आपको 2020 याद रखना है। 2020 जो है जापान में हुआ था, 2024 जो है वो फ्रांस में होगा, और 2028 की बात करेंगे तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तो ये याद रखिएगा, और ओलंपिक खेल से एक बार आप देख लीजिएगा, वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो है आपके 7 से 8 प्रश्न जो है वो क्या होंगे, तो वो आपके करंट अफेयर से बनेंगे, तो जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस व्यक्ति को उसके योगदान के लिए दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता, अर्थशास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा। क्या हो जाएगा, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। 92वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा,
आंसर कर दोगे विज्ञान में, ठीक है। किसमें? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए, दीपा मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म वाटर किस देश में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई थी? 93 प्रश्न की बात करेंगे, 93 प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। तो दीपा मेहता के द्वारा निर्देशित फिल्म वाटर अच्छी फिल्म है, अगर आपने नहीं देखा है तो बीएड का पेपर आपका हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा। अभी नहीं कहूंगा कि आप भी जो है पेपर जो है छोड़ करके या पेपर के दौरान आप मूवी देखिए, लेकिन आपका पेपर खत्म हो जाए तो उसके बाद जरूर देखिएगा, अच्छी मूवी है। तो दीपा मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म वाटर किस देश में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई? तो आप आंसर कर दोगे अमेरिका, ठीक है। किसके लिए? अमेरिका। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और जितने मेरे भाई बहन, जितने मेरे कंजूस भाई बहनों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जाने से पहले शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस ला रहा हूँ और आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस लाने हैं, तो शेयर किए रहोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तो आप लोगों को बता चुका हूँ, कल वाले सेशन में भी बताया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, अशोक के सिंह स्तंभ से, इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों से, या फिर रुद्रदामन के जूड़ा गढ़ अभिलेख से। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से? तो सारनाथ में, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया, ठीक है। कहाँ पर? तो सारनाथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो अशोक स्तंभ से लिया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को किस महापुरुष के जन्म दिवस पर आरंभ किया था? तो अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान, और कब शुरू किया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था, ठीक है। कब? तो अगर हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 2014 को इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। और 2 अक्टूबर को आपको पता है किसका जन्म दिवस मनाते हैं? तो आप आंसर कर दोगे किसका? महात्मा गांधी जी का, ठीक है। किसका? तो 2 अक्टूबर को किसका मनाते हैं? तो महात्मा गांधी जी का मनाते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। स्वामी विवेकानंद की बात करें, स्वामी विवेकानंद जो है तो इनका जन्म दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। और सरदार पटेल जो है तो इनका जन्म दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो ये भी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब स्वीकार किया है? तो बताइएगा। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। बताइएगा क्या हो जाएगा? राष्ट्र ध्वज, ठीक है। लास्ट ईयर जब ये प्रश्न पूछा गया था तो बहुत सारे लोग गलत करके आए थे। अभी अभी कल या परसों वाले सेशन में भी मैंने इस प्रश्न को कराया था और वहां पर भी कई सारे मेरे भाई बहनों ने गलत आंसर किया था। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो राष्ट्र ध्वज की अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्र ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो आंसर कर दोगे 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। क्या कर दोगे? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया गया। राष्ट्र ध्वज का प्रारूप किसने बनाया था? तो आप आंसर कर दोगे पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। किसने? तो आपसे पूछ ले राष्ट्र ध्वज का प्रारूप किसने बनाया था? तो क्या आंसर कर दोगे? तो पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में अगर हम लोग बात करेंगे तो लंबाई चौड़ाई अनुपात कितना है? 3:2 है। और इसमें क्या हो जाएगा? एक अशोक चक्र है जिसमें क्या हो जाएगा? जिसमें 24 तीलियां हैं, ठीक है। क्या है? तो 24 तीलियां हैं। तीलियों का रंग क्या है? तो नीला है। तो ये सब प्रश्न बन जाते हैं, ठीक। राष्ट्र ध्वज गीत की रचना किसने की? बताइएगा क्या हो जाएगा? ध्वज गीत की रचना किसने की है? रामधारी सिंह दिनकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, या फिर माखन लाल चतुर्वेदी ने? बताइएगा। तो झंडा गीत या फिर कहे ध्वज गीत की रचना कौन की, किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न, बताइएगा। ध्वज गीत की रचना किसने किया? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद, या फिर माखन लाल चतुर्वेदी? बताइएगा क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में भी नहीं बताते, कमेंट में आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग कम से कम बताया करो कि सेशन आप लोगों का कैसा लग रहा है, ठीक है। जैसा आप लोग बताओगे फिर उसी तरीके से बेहतरीन वाले सेशंस लाए जाएंगे। तो मुझे लगता है 1 से 2 लोग कमेंट करके बताते हो, बाकी लोग जो है बस काम हो गया उसके बाद गायब हो लेते हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे लग रहा है, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो, ठीक है, कैसी आप लोगों की तैयारी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। बताएगा ध्वज गीत की हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे श्यामलाल गुप्ता पार्षद कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे, ठीक है। भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो राष्ट्रगान आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रगान का मतलब समझ रहे हो? राष्ट्रगान का मतलब क्या है? तो जनगण मन से है, ठीक है। क्या है? तो जनगण मन से। और जनगण मन जो राष्ट्रगान है इसको सबसे पहले 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। कहां पर? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर कर दोगे बिशन नारायण धर ने, ठीक है। किसने? तो बिशन नारायण धर ने। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर ने की थी। और ये जो जनगण मन है राष्ट्रगान है तो ये किस पुस्तक में है? तो ये गीतांजलि पुस्तक में है। और इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए
1913 में क्या हो जाएगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत रत्न मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर कहोगे टैगोर को भारत रत्न मिलेगा। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है, तो आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर कर दोगे रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर हो जाएंगे। 98 प्रश्न का क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया, प्रश्न भी मैंने कराया, बताएगा। तो देखो आपसे क्या कर ले, आपसे राष्ट्रगीत पूछे या राष्ट्रगान पूछे, दोनों ही चीजों को एक ही तारीख में क्या किया गया, स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रगीत पूछे या राष्ट्रगान पूछे। अच्छा, राष्ट्रगीत आपसे पूछ रहा है, तो राष्ट्रगीत क्या है, तो ये है वंदे मातरम। ठीक है, क्या है, तो ये वंदे मातरम है। और वंदे मातरम जो है ये किस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आंसर करोगे रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। ठीक है, किसने, तो रहीमतुल्लाह सयानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, वंदे मातरम ये किस पुस्तक में है, तो आंसर कर दोगे आनंद मठ में है। ठीक है, कौन से, तो आनंद मठ में है। ठीक, और इसके जो रचिता है वो कौन है, तो वह है बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, कौन है, तो आनंद मठ के लेखक जो है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ में आपको याद रखना है कि सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो यहाँ पर तो सारे के सारे ऑप्शन ही गलत दिए गए। जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 24 जनवरी 1950। ठीक है, जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को स्वीकार किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही तो 24 जनवरी 1950 है, लेकिन क्योंकि 24 जनवरी नहीं था ऑप्शन में, तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग ऑप्शन संख्या डी को ही चूज करते। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या डी याद रखिएगा। ठीक, चलिए 99 प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से लिया गया, तो बताइएगा कौन से उपन्यास से, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या हो जाएगा, आनंद मठ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आनंद मठ हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बिल्कुल। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, देखो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये किस संवत पर आधारित है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत या फिर कली संवत होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कली संवत होना चाहिए, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो विक्रम संवत अगर आपसे पूछा जाए तो विक्रम संवत जो है ये चलाया किसने, तो ये चलाया है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। ठीक है, विक्रम संवत किसने चलाया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। ठीक है, कब चलाया है, तो आप आंसर करोगे 58 ईस्वी में। ठीक है, कब, 58 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ठीक है, 58 ईस्वी में। ठीक है, क्या किया है, तो ये इन्होंने विक्रम संवत चलाया। शक संवत की अगर हम लोग बात करेंगे तो शक संवत जो है तो ये क्या हो जाएगा, तो शक संवत की अगर हम लोग बात करेंगे तो शक संवत जो है ये हो जाएगा आपका, इसको कनिष्क ने चलवाया। ठीक है, किसने, तो इसको कनिष्क ने चलवाया है। ठीक है, किसने, यहाँ पर 58 ईस्वी नहीं, यहाँ पर ईस्वी नहीं ईसा पूर्व होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इसमें 58 ईसा पूर्व होने चाहिए। ठीक है ना, ये 58 ईसा पूर्व होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत कनिष्क ने चला है, और कब चला है, तो 78 ईस्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत चला है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या आपका ए हो जाएगा, शक संवत। और शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब स्वीकार किया, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को कब स्वीकार किया गया, तो आप आंसर करोगे 1957 में। ठीक है, कब, तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारत सरकार ने कब स्वीकार किया, 1957 में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो कुछ आसान से प्रश्न भी आपसे पूछ लिए आएंगे, क्रिकेट है, कबड्डी है, हॉकी है, शतरंज है, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर दोगे आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या कर दोगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हॉकी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हॉकी कर दोगे भाई। ठीक है, हॉकी कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो गाय है, हिरण है, कुत्ता है, बाघ है, क्या हो जाएगा, तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे किसको, बाघ को कर दोगे। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ हो जाएगा। क्लियर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा। तो स्वास्थ्य दिवस की अगर हम लोग बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 4 मार्च को, 8 मार्च को, 27 मार्च को या फिर 7 अप्रैल को, क्या हो जाएगा, भारत विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर कर दोगे आप लोग 7 अप्रैल को। ठीक है, कब, तो 7 अप्रैल को क्या करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं,
क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, क्या हो रहा है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हो रही है, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर कर दोगे जेनेवा में, ठीक है, कहाँ पर है, तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं बताइएगा, पृथ्वी दिवस की बात करेंगे, कब मनाते हैं, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे 17 अप्रैल होगा, 27 मार्च होगा, 22 अप्रैल होगा, 22 मई होगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या बी, आंसर कर देंगे 22 अप्रैल को, ठीक है, क्या करते हैं, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं। लास्ट ईयर आपसे 22 मई वाला पूछा गया था, 22 मई को क्या करते हैं, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। लास्ट ईयर आपसे 22 मई पूछा गया था। 22 अप्रैल को क्या करते हैं, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सारे अभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। बताइएगा विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो कल वाले सेशन में भी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। सीवी रमन के रमन प्रभाव के कारण हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं 21 फरवरी, 24 फरवरी, 29 फरवरी, 28 फरवरी। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या आपका सी हो जाएगा, 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 4 मार्च को, 5 जून को, 8 मार्च को, या फिर 8 जून को। तो अभी मार्च का महीना चल रहा है और आपको पता है अभी हम लोगों ने महिला दिवस मनाया था कब, 8 मार्च को, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, अभी आज ही के सेशन में आप लोगों को बताया है मैंने। 11 जुलाई को क्या करेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस, चिकित्सा दिवस, कारगिल विजय दिवस, या फिर विश्व पर्यटन दिवस, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे हम लोग विश्व जो है जनसंख्या दिवस, ठीक है, क्या हो जाएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अच्छा जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, कारगिल स्मृति दिवस, कारगिल विजय दिवस या कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं, ये जरा मुझे फटाफट बताओ। कारगिल स्मृति दिवस या फिर कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, ये जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है। 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, तो अभी आज ही के सेशन में बताया था 14 सितंबर को क्या हो जाएगा, तो 14 सितंबर की अगर हम लोग बात करें, बताओ क्या हो जाएगा, तो 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं क्या, हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 14 सितंबर हिंदी भाषा को कब स्वीकार किया गया, क्या आंसर करोगे, तो हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया है 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, क्या किया गया, हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया, ठीक, ये याद रखिएगा। राजीव गांधी के जन्म दिवस को 20 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को 20 दिवस को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, आतंकवाद विरोध दिवस, सद्भावना दिवस, प्रगति दिवस, आत्म बलिदान दिवस। बताइएगा जल्दी से सारे लोग, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो राजीव गांधी के जन्म दिवस को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, कौन से, सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक किस टीम के खिलाफ लगाया गया, बहुत ही पुराना प्रश्न है, तो ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन करंट अफेयर की याद रखिए, 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए करंट अफेयर भी पढ़ते चलो, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। करंट अफेयर मैं आपको लास्ट एक हफ्ते में कराऊंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले, ठीक है, अभी से नहीं कराऊंगा। करंट अफेयर आपको लास्ट एक हफ्ते में मैं कराऊंगा, ठीक है। साल भर के करंट अफेयर में आपको हफ्ते भर पहले, एक हफ्ते पहले मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, क्या आंसर कर दोगे, 1 दिसंबर, 9 दिसंबर, 5 दिसंबर, या फिर 10 दिसंबर। देखो अगर हम लोग बात करें 1 दिसंबर को क्या करते हैं, तो एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर की बात करेंगे तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो मृदा दिवस मनाते हैं। और आपसे विश्व मानवाधिकार दिवस की बात कर रहा है, तो ये मनाते हैं 10 दिसंबर को, ठीक है, कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 10 दिसंबर को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, 113वें प्रश्न का आंसर करना, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर करेंगे क्या, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, 27 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 113वें प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे 17 अप्रैल को, ठीक है, कब, तो 17 अप्रैल को, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 17 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, बताएगा, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं। 114वें प्रश्न की बात करेंगे, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, क्या आंसर करोगे, 5 अक्टूबर को। देखो 5 अक्टूबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 अक्टूबर को क्या करते हैं, 5 अक्टूबर को एक तो याद रखिएगा विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो एक तो विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, एक तो ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। डॉल्फिन जो है ये भारत का जलीय जीव है, ठीक है, डॉल्फिन क्या है, तो ये
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। वायुसेना दिवस आपसे पूछ रहा है, वायुसेना दिवस आप आंसर कर दोगे 8 अक्टूबर को, ठीक है। कब कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे 8 अक्टूबर को क्या करते हैं, विश्व वायुसेना दिवस मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं, आज ही के सेशन मैंने आप लोगों को बताया था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर, 24 नवंबर क्या हो जाएगा, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाएंगे। आंसर क्या करोगे, चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर कर दोगे 14 नवंबर को, ठीक है। कब, तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, तो बाल दिवस भी मनाते हैं। एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी हैं, विक्रम सेठ है, वी.एस. नायपाल है, या फिर टी.एस. एलियट है। 116वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, वी.एस. नायपाल, या फिर टी.एस. एलियट। तो आंसर हो जाएंगे आपके विक्रम सेठ हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। उर्वशी के रचनाकार कौन है, ये तो बड़ा अच्छा सा महत्वपूर्ण सा प्रश्न, बताइएगा क्या हो जाएगा। और ये प्रश्न आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उर्वशी के कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे दिनकर जी को, ठीक है। किसको, 117वें प्रश्न का आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, दिनकर जी को, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध कामायनी के रचयिता कौन है, बताइएगा। कामायनी भी बहुत महत्वपूर्ण है, आंसू, कामायनी, झरना, ठीक है। आंसू, कामायनी, झरना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। आंसर कर दोगे किसको, जयशंकर प्रसाद को, ठीक है। किसको, कामायनी के जयशंकर प्रसाद को आंसर कर दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, बताइएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लियो टॉलस्टॉय, या फिर तस्लीमा नसरीन। क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, क्या आंसर कर देंगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम लोग बात करें, तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। क्या है, तो इंडियन स्ट्रगल जो है, तो ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है। तस्लीमा नसरीन की भी पुस्तक का नाम याद रखेंगे, लज्जा, ठीक है। क्या है, तो लज्जा जो है, तो ये तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। बांग्लादेशी राइटर थी, जिनको बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था, ठीक है। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रकांता के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, प्रेमचंद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या फिर देवकी नंद खत्री है। तो बचपन में हम लोग थे ना, तो एक सीरियल आता था क्रूर सिंह वाला, चंद्रकांता एक सीरियल आता था, उसमें क्रूर सिंह रहते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो कौन है चंद्रकांता, अगर हम लोग बात करेंगे तो देवकी नंदन खत्री है, ठीक है। कौन है, तो देवकी नंदन खत्री है। और इसमें जो बनारस के पास जो मिर्जापुर है, तो मिर्जापुर में जो चुनार वाला किला है ना, वो चुनार वाला किला जो है, जो बनारस के आसपास वाले होंगे वो जानते होंगे, तो बनारस के पास जो मिर्जापुर है, तो वहां पर चुनार का किला, और चुनार का किला जो है वो चंद्रकांता वाले सीरियल में दिखाया गया था, ठीक है। तो देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। इनमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, उपरोक्त सभी। तो कालिदास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको कालिदास की रचनाएं नहीं पता होंगी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, डी आंसर कर दोगे। सभी कालिदास की है, ठीक है। रघुवंशम भी कालिदास की है, विज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की है, कुमार संभवम भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ऋतु संहार भी है, ऋतु संहार भी है, ठीक है। रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, विज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रमो वर्षीय है, ऋतु संहार है, मालविकाग्नि मित्रम है, ठीक है। ये सब कालिदास की हो जाएंगी, ठीक है। चलो, हितोपदेश की रचना किसने की, ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, भवभूति, पतंजलि। बताइएगा, चार के चारों बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं, और सबकी पुस्तकों के नाम आपको पता होनी चाहिए। 122वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, 122वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे नारायण पंडित कर दोगे। विष्णु शर्मा की पुस्तक की बात करेंगे, तो क्या आंसर करोगे, तो इनकी जो है वो है पंचतंत्र है, ठीक है। क्या है, तो पंचतंत्र की कहानियां आपको विष्णु शर्मा। भवभूति की अगर हम लोग बात करें तो मालती माधव, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो मालती माधव जो है भवभूति की पुस्तक है, मालती माधव, ठीक है। पतंजलि का तो आपको पता ही है, महाभाष्य है, ठीक है। कौन है, तो महाभाष्य है, ठीक है, महाभाष्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है, बताएगा। विलियम शेक्सपियर अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑथेलो, हेमलेट, एज यू लाइक इट, ये सभी। तो क्या हो जाएगा, 123वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या डी कर दोगे। क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ऑथेलो भी है, ठीक है। हेमलेट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विलियम शेक्सपियर की अगर हम लोग बात करें तो रोमियो एंड जूलियट जो है, और हेमलेट जो है, ठीक है, ये सब तो विलियम शेक्सपियर की बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये सभी हो जाएगा। एन ईरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है, ये
पुस्तक पूछी गई आपके एग्जाम में, बीएड वाले भैया ये पुस्तक पूछी गई, बताइएगा। वीएस नायपाल है, किरण देसाई है, अरुंधति राय है, और दान पामुक है। एन इरा ऑफ डार्कनेस 124वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा बताइएगा। 124वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर क्या करेंगे बताइएगा। एन इरा ऑफ डार्कनेस 124वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा। एन इरा ऑफ डार्कनेस अगर हम लोग बात करें किसकी है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलो, ध्यान से पढ़ नहीं रहा था तभी मुझे लग रहा था कहाँ गलत हो रहा है। देखो 2 पुस्तकें हैं, ठीक है, मैं ध्यान से पढ़ नहीं रहा था इसीलिए गलती हो रही थी, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, अगर आपसे पूछा जाए एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछा जाए एन एरा ऑफ डार्कनेस अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे शशि थरूर, ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पूछा जाए तो आप आंसर करोगे किसको, शशि थरूर को। और मैं एन एरा ही पढ़ रहा था, ठीक है, जल्दीबाजी में मैं एन एरा ही पढ़ रहा था और मैं ऑप्शन में खोज रहा था शशि थरूर का है, तो मुझे लगा एक बार क्वेश्चन गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एन एरा नहीं पूछा गया, यहाँ पर आपसे एन एरिया ऑफ डार्कनेस पूछा गया है। तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप आंसर कर दोगे किसको, आप आंसर कर दोगे वीएस नायपाल को। लेकिन अगर आपसे एन एरा ऑफ डार्कनेस एरा पूछा जाए तब आप आंसर कर दोगे शशि थरूर को, ठीक है। मैं एन एरा ही पढ़ रहा था और ऑप्शन में शशि थरूर खोज रहा था, तो मुझे लग रहा था कहीं कुछ गलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस के जो है किसकी रचना बताइएगा। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस बताइएगा किसकी रचना है। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी रचना है, अरुंधति राय की, प्रतिमा देसाई की, किरण देसाई की, या फिर अरहान पामुक की। 125वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, किरण देसाई की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, माई नेम इज ट्रेड, स्नो, द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन है। 126वें प्रश्न की बात करेंगे, 126वें प्रश्न की बात करेंगे, माई नेम इज ट्रेड, स्नो और द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन है, अरहान पामुक है, किरण देसाई है, सलमान रुश्दी है, विक्रम सेठ है। 126वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, 126वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, अरहान पामुक कर दोगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विंग्स ऑफ फायर अगर हम लोग बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, के कस्तूरी रंगन, एपीजे अब्दुल कलाम। अगर चीजें आपको क्लियर नहीं दिख रही होंगी, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लोगे तो चीजें एकदम क्लियर दिख रही होंगी, ठीक है। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो चीजें आप लोगों को क्लियर दिख रही हैं, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बता दो एक बार, ये सभी लोगों को चीजें क्लियर दिख रही हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर दोगे एपीजे अब्दुल कलाम को। और इनको याद रखिएगा, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सेशल्स किसकी राजधानी, सेशल्स की राजधानी आपसे पूछ रहा है, सेशल्स की राजधानी पूछ रहा है, सेशल्स की राजधानी क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देश और राजधानियां भी आपको याद रखनी है, ठीक है, देश और राजधानियां भी याद रखनी है। सेशल्स की राजधानी हो जाएगी विक्टोरिया, ठीक है, क्या हो जाएगी, तो सेशल्स की राजधानी हो जाएगी विक्टोरिया, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुवालू की राजधानी क्या है बताओ, तुवालू की राजधानी, 129वें प्रश्न। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार इस देश को सुन रहे होंगे, ठीक है, तुवालू देश सुन रहे होंगे, तो तुवालू की राजधानी क्या है, तो फूना फूटी, ठीक है, कहाँ है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या कर दोगे, फूना फूटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, फूना फूटी, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ आपको देश दिया गया, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देशों की राजधानियां आपको पता होंगी तभी तो आप बता पाओगे। तो अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें ऑप्शन संख्या डी जो है, तो ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। बंदर सेरी बागवान अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मकाऊ की नहीं बल्कि ब्रुनेई की राजधानी है। 130वें प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें बंदर सेरी बागवान जो है तो ये कहाँ की, तो ये ब्रुनेई की राजधानी है, ठीक है, कहाँ की, तो ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बागवान, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी सही सुमेलित नहीं, बाकी सारे जो है वो सही सुमेलित है। तो देश और राजधानी आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। एक बार फिर से देश और राजधानी, ठीक है, क्या है, तो देश और राजधानी है और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देश और राजधानी, ठीक है, तो देश है, राजधानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तो ये तो बिल्कुल सही है। और पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली, तो ये भी बिल्कुल सही है। सेशल्स की राजधानी अगर हम लोग बात करें, यूक्रेन की राजधानी कीव, ये भी सही है। सेशल्स की राजधानी अभी मैंने आप लोगों को बताया विक्टोरिया है, ठीक है, क्या है, सेशल्स की राजधानी क्या है, तो विक्टोरिया। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पर आपका ये गलत है, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है।
स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की अगर हम लोग बात करें तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड को क्या करते हैं? यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। ठीक है, यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं? तो आंसर कर दोगे स्विट्जरलैंड को कहते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होगी बताओ फटाफट। तो स्कोपजे होगा, मिन्स्क हो जाएगा, ब्रुसेल्स हो जाएगा, या फिर बर्न हो जाएगा। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। ठीक है, मोगादिशु किस देश की राजधानी है? अभी मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर जो लास्ट ईयर कह रहा हूँ, जो पिछला जो लास्ट जो सेशन हुआ था वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सोमालिया है, ठीक है, कौन है? तो जो सोमालिया है ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सबसे भ्रष्ट देश है। भ्रष्टाचार यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, भ्रष्टाचार में अगर हम लोग बात करेंगे तो भ्रष्टाचार में सीट्स पर है सोमालिया। और सोमालिया की राजधानी क्या है? तो आंसर कर दोगे सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर कर दोगे। ठीक है, किस देश की मुद्रा यूरो है? फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, ये सभी क्या हो जाएगा? 134वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो आपको पता है ये सारे देश क्या है? ये सारे देश तो यूरो जोन में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, क्या है? तो यूरो जोन में शामिल हो चुके हैं ये सारे देश। ठीक है, फ्रांस भी यूरो जोन में शामिल है, पुर्तगाल भी है और जर्मनी है। यूरोप के मैक्सिमम जो देश हैं वो यूरो जोन में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम जितने यूरोप के जो भी देश हैं उनकी मुद्रा यूरो ही है। ठीक है, यूरो जोन में शामिल हो चुके हैं। किस देश की मुद्रा रुपया है? बताइएगा क्या हो जाएगा? मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, ये सभी क्या हो जाएगा? तो 135वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो आपको पता है ये सारे जो देश हैं ये भारत से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत के पड़ोस में ही है। ठीक है, और टूरिज्म जो इनका है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है वो भारत से ही चलता है। तो इन्होंने भारत की ही इक्वल जो है अपनी करेंसी रखी है, तो क्या हो जाएगा? तो रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी जगहों पर, मालदीव में, सेशल्स में, मॉरिशस में, ये सब जगहों पर आपको क्या हो जाएगा? तो ये आपको, ठीक है, रुपया। अभी आपने सुना रहा होगा मालदीव में क्या हो गया था? मालदीव में अगर हम लोग बात करें तो वहां के जो राजनेता लोग थे वहां पर भी, जैसे हम लोग के यहाँ बहुत सारी पार्टियां होती तो वहां पर भी वहां पर भी बहुत सारी पार्टियां होती। तो वहां की एक पार्टी जो थी वो मोदी जी का बड़ा विरोध कर रही थी। ठीक है, मोदी जी का, भाजपा का बड़ा विरोध कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत ने वहां पर अपना टूरिज्म ही बंद कर दिया, क्योंकि ये सारे द्वीपीय देश हैं, छोटे छोटे देश हैं समुद्र के बीच में। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इनकम होती है वो टूरिज्म से ही होती है। तो भारत ने क्या कर दिया? भारत ने अपना टूरिज्म ही बंद कर दिया कि अब कोई मालदीव घूमने नहीं जाएगा। तो फिर क्या हो गया? तो फिर मालदीव की सरकार जो है उसको माफी मांगनी पड़ी कि नहीं भाई, हमने मोदी जी को गलत कह दिया, ऐसा ना करिए, टूरिज्म जो है चलता रहे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जापान की मुद्रा क्या है? येन है, डॉलर है, युआन है, क्या थे? क्या हो जाएगा बताएगा? तो जापान की मुद्रा, तो जापान के संदर्भ में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। जापान राजधानी टोक्यो है। ठीक है, जापान की संसद डायट है। जापान का शहर ओसाका जापान का मानचेस्टर कहलाता है। जापान जो है उगते हुए सूर्य का देश है, भूकंपों का देश कहलाता है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो एन कर दोगे। क्या हो जाएगा? येन कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर देंगे। ठीक, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड के संदर्भ में भी हम लोग बात कर चुके हैं। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहते हैं। यहाँ की मुद्रा क्या होगा? लीरा होगा, पाउंड होगा, रियाल होगा, बात होगा। क्या हो जाएगा? तो बात कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे, बात हो जाएगा। ठीक है, बात हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको देश दिया गया और दूसरी तरफ आपको मुद्रा दी गई है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो चीन की बात करेंगे युआन, सऊदी अरब की बात करेंगे रियाल, रोमानिया की बात करेंगे डॉलर, बेलारूस की बात करेंगे तो रूबल। तो बताइएगा 138वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? देखो, चीन की जो पहले मुद्रा थी वो युआन ही थी। तो चीन तो इस मामले में तो फिर मान के चलो चीन सही है। ठीक है, चीन की वर्ग हम लोग बात करें तो चीन में युआन मुद्रा है, साथ ही साथ रेन में भी है। तो यहाँ पर ये गलती नहीं होगा। जो गलत है यहाँ पर वो हो जाएगा रोमानिया मुद्रा डॉलर। तो ये रोमानिया की मुद्रा डॉलर नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, चीन में अगर हम लोग बात करें तो पहले युआन मुद्रा ही चलती थी। ठीक है, वर्तमान में रेन में भी है, साथ ही साथ युआन भी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन गलत है। गुल्ट्रुम अगर हम लोग बात करें किस देश की मुद्रा? बताइएगा भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी मुद्रा गुल्ट्रुम है? तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ठीक है, भूटान की मुद्रा, अगर भूटान, म्यांमार की अगर हम लोग बात करें, देखो अगर हम लोग म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है। ठीक है, क्या है? क्यात है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूटान। भूटान की मुद्रा क्या है? गुल्ट्रुम है। और भूटान को लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका, लास्ट ईयर आपसे दक्षिण अफ्रीका से प्रश्न पूछा गया था। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। ठीक है, क्या है? प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। विधायी राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे तो केपटाउन है। ठीक है, क्या है? तो केपटाउन है। और न्यायिक राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्लोयम फांटीन है। तो अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में आपको क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में अगर हम लोग बात करें
कौन से? तो वेल्ड घास का मैदान आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? तो वेल्ड घास का मैदान आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑरेंज नदी। दक्षिण अफ्रीका की, अफ्रीका नहीं कह रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑरेंज नदी है, याद रखिएगा। यहाँ पर मुद्रा अगर आपसे पूछ लेगा तो आप आंसर क्या कर दोगे? आप आंसर कर दोगे रेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 140वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ये आंसर कर दोगे, रेंड हो जाएगा। विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक यात्री कौन था बताएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक यात्री कौन था, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो विश्व का पहला अंतरिक्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो यात्री कौन हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे यूरी गागरिन को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। यूरी गागरिन जो है ये पहले अंतरिक्ष यात्री, सॉरी देखो यहाँ पर गलती क्या हो रही है, रुको एक मिनट। आपसे अगर क्या कर ले, देखो अगर आपसे क्या कर ले, ध्यान से सुनो, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए पहला, पहला क्या कर ले, पहला अंतरिक्ष यात्री अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जल्दीबाजी करेंगे तो मेरी तरह आप भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पहला अंतरिक्ष यात्री पूछा जाए तब आप आंसर करोगे यूरी गागरिन। आपको पूछ रहा है पहला अंतरिक्ष पर्यटक यात्री, तो पर्यटक अगर आपसे पूछा जाए पहला टूरिस्ट जो घूमने के लिए, क्या 141वें प्रश्न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेनिस टीटो हो जाएगा। देखिए जल्दीबाजी में गलत मत कीजिएगा, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, तो विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक जो था वो डेनिस टीटो था। यात्री पूछा जाए तो यूरी गागरिन। ठीक है, तो ये लोग तो जो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री थे, लेकिन ये जो है ये पर्यटक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैसा देके गए थे घूमने। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, कल वाले सेशन में हम लोगों ने किया था, बताइएगा क्या जगह? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले, देखो रॉबर्ट पियरी की हम लोग बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। ठीक है, कहाँ पर? तो ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा? एमंड सेन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? एमंड सेन जो है ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। रोबोट से सर्जरी करने वाले पहले भारतीय, बताइएगा क्या हो जाएगा? 143वें प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, 143वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? रोबोट से सर्जरी करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पी वेणुगोपाल है, ई हई है, या फिर डी प्रसाद है, या फिर ए के हेमल है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न की बात करेंगे, रोबोट से सर्जरी करने वाले पहले भारतीय कौन जाएंगे? तो आंसर कर दोगे ए के हेमल कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के सेशन में हम लोग बस इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए, ठीक है, उन सब को हम लोग यहाँ पर करने वाले, जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सब को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, आपको वहीं पर इस क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।